हाँ बच्चों, कैसे हो? हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? एक ऐसा टॉपिक जिसमें सारे ही पार्टनर क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट। इसका क्वेश्चन तुम्हारी बुक में कौन सा है? 3, इलिस्ट्रेशन 3। हेडिंग क्या डालो? व्हेन ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट। जब सारे ही पार्टनर क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट। ठीक है। अब मैंने तो तुम्हारे माइंड में डाल दिया है पहले से ही, क्या सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए। तुम्हें क्या करना है, ऐसे मान कर नहीं करना है कि सारे इंसॉल्वेंट हो गए। हम तो एक नॉर्मल क्वेश्चन की तरह से चलेंगे। अमल एंड विमल आर इन इक्वल पार्टनरशिप। अमल और विमल किस रेशो में? इक्वल पार्टनर है। बैलेंस शीट में सिर्फ क्रेडिटर्स है और एक की कैपिटल है। प्लांट मशीनरी फर्नीचर डेटर स्टॉक। अब मुझे तो नहीं लग रहा ना कि अमल भी इंसॉल्वेंट होगा। अमल का तो क्या आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस। तो तुम पहले माइंड में फिट मत करो कि सारे इंसॉल्वेंट होंगे। Asset realized as under plant machinery furniture data stock. The expenses of realization amounted to rupees 175. Amal's private estate is not sufficient to pay his private debts. तो अमन के घर से तो कुछ नहीं मिलेगा, उसकी प्राइवेट लाइबिलिटीज ही क्या है, ज़्यादा है। क्योंकि प्राइवेट एस्टेट मतलब उसकी प्राइवेट एसेट्स सफिशिएंट नहीं है उसकी प्राइवेट लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए, तो फॉर्म में तो कुछ आएगा नहीं। और विमल की प्राइवेट इस्टेट, विमल के घर पे जो सामान पड़ा हुआ है, जैसे उसकी वाइफ मतलब ज्वेलरी दिवेलरी जो भी है, उससे कितने रुपए बचेंगे? उसके पर्सनल लाइबिलिटीज़ पे करने के बाद, जैसे उसके घर के पास राशन वाला है, उसके रुपए देने बाकी है, तो उसकी पहले वो अपने घर की चीज़ें बेचेगा और उससे वो बाकी लाइबिलिटीज़ पे करके फॉर्म में कितने ला पाएगा? 200। ठीक है। शो द नेसेसरी लेजर टू क्लोज द बुक्स। अब आप ये नहीं मान के चलेंगे सब इंसॉल्वेंट, आपको नॉर्मल तरीके से चलना है, हमें कुछ नहीं पता है। ठीक है, बताओ फटाफट से। क्रेडिटर कहाँ जाएंगे? रियलाइजेशन में। ये कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। प्लांट ये यहाँ तक का कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन में। ये कैश अकाउंट में और ये कैपिटल अकाउंट में। ये क्या, ये कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन, ये कैश और ये कैपिटल। तो देखो ये इसने सारी एसेट्स जो मैं पिंक कर रहा हूँ वो कहाँ भेज दी? रियलाइजेशन में। कैश वाला बैलेंस कहाँ आ गया? कैश में। कैपिटल अकाउंट वाला बैलेंस कहाँ आ गया? कैपिटल में। इसने रियलाइजेशन में एक चीज़ नहीं लिखी, वो क्या नहीं लिया? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने के थे? 48 के। हम लिख देते हैं, ठीक है, बाय क्रेडिटर्स 4800। ठीक है, हम तो अपने नॉर्मल स्टेप से चले, हम तो लिखेंगे ना इधर क्रेडिटर्स। फिर जो भी एसेट से मिलेगा उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन में बाय बैंक। तो एसेट रियलाइज अंदर ये सारा इसने क्या लिख दिया? बाय कैश। ठीक है, जो जो पिंक करा हुआ है वो तुम्हें समझ में आ रहा है? ठीक है। और कैश में क्या आ जाएगा? टू सेल ऑफ सैलरी एसेट्स। फिर हम क्या लिखते हैं? क्रेडिटर्स को पे करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं? रियलाइजेशन टू कैश। तो मैं रियलाइजेशन में क्या लिखूंगा? टू कैश। कितने का? 4800। इसने नहीं लिखा है, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं लिखा है, लेकिन मैं तो लिखूंगा ना टू कैश 4800। और कैश में क्या लिखूंगा? बाय क्रेडिटर्स। कितने का? बाय क्रेडिटर्स नहीं, बाय रियलाइजेशन। कितने का लिखूंगा मैं? 4800। मुझे थोड़ी पता है, मैं तो अपना नॉर्मल चल रहा हूँ, ऐसे ही करूँगा। उसके बाद एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू रुपीज़ 175। एक्सपेंसेस रियलाइजेशन के कितने हुए? 175। तो ये रियलाइजेशन में आ गया टू कैश और कैश में क्या आ गया? 170। पक्का? अब आगे लिखा हुआ है कि अमल से कुछ नहीं मिलेगा, विमल से कितना मिलेगा? 200। अब बताओ मैं रियलाइजेशन का बैलेंस निकालूंगा तो क्या होगा? क्या चेंज आएगा या मेरा और इसका बैलेंस सेम ही आएगा? सेम ही आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्रेडिट साइड में क्या लिखा हुआ है? 4800 और डेबिट साइड में भी क्या लिखा हुआ है? 4800। तो मेरा और इसका बैलेंस क्या आएगा? सेम ही आएगा। इसने नहीं लिखा है ना क्रेडिट में ना डेबिट में, तो लॉस ये का यही आता। लॉस तब भी क्या आता? यही। इक्वल बांटना था, ये 1 रुपया विमल को क्या कर दिया? ज़्यादा। ठीक है, ये तो समझते हो ना, राउंड ऑफ किया, तो ये इधर लॉस बांट दिया। अब नॉर्मल क्वेश्चन में क्या होता है? मान लो कि केवल कौन इंसॉल्वेंट होता? केवल विमल इंसॉल्वेंट होता। केवल कौन इंसॉल्वेंट होता? विमल। तो विमल से कितने रुपए आए? सिर्फ 200 रुपये। विमल से 200 रुपये आए, ये तो समझ गए। कैश में ले आया विमल 200 रुपये, क्वेश्चन में लिखा ही हुआ है। अब बचा हुआ ये लॉस किस में बट जाता? ए में, क्योंकि बाकी रिमेनिंग पार्टनर में कैपिटल रेशियो में बढ़ता है, तो यहाँ तो रिमेनिंग पार्टनर है ही कौन? ए। तो ये वाला लॉस किस में बढ़ता? ए में। ये क्या होता? बाय ए होता। और ए में क्या आ जाता? ये तो पड़ा ये 2B। इस 1668 किस में आ जाता? समझ रहे हो क्या?
अगर ओनली बी इंसॉल्वेंट हुआ होता, ओनली बी या ओनली ए, कोई सा भी एक इंसॉल्वेंट होता, तो हम एक बार क्या एज्यूम करके कर रहे हैं, खाली बी इंसॉल्वेंट होता। तो खाली बी इंसॉल्वेंट होता तो मैं इधर क्या लिखता, ये बचा हुआ बैलेंस बी का किस में डालते हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स में कैपिटल रेशियो में। यहाँ रिमेनिंग पार्टनर है ही कौन, ए ही है, तो ए में आता। अब ए का बैलेंस ये क्या हो जाता, ये इतना हो जाता, और ए की लाने वाली कैश क्या हो जाती ज़्यादा, फिर इधर क्या आता बचा हुआ, बाय कैश। इधर क्या आता, बाय कैश, और ए बची हुई सारी कैश ले आता, जितना भी लॉस वॉस है ए बचा हुआ सारा कैश ले आता। ये लॉस बढ़ता तो उसकी लाने वाली कैश क्या हो जाती ज़्यादा, क्योंकि कैसे निकालते बाय कैश, दिस प्लस दिस माइनस दिस, तो जितना ये बढ़ता उतने उसकी कैश क्या आ जाती ज़्यादा, और जितनी ये क्या ले आता, कैश ले आता, तो उतना हमारे पास क्या आ जाता, इधर कैश का बैलेंस आ जाता। नॉर्मल क्वेश्चन होता, बताओ एक बार, नॉर्मल होता तो पूरा करते हैं हम। नॉर्मल होता तो क्या होता, अब मान लो खाली बिमल इंसॉल्वेंट होता तो बिमल का ये होता, अब अमल कितनी कैश ले आता, बताओ ना, बैलेंस 1668, बिमल का लॉस उसमें डाला 1668 का 1337 प्लस माइनस 750, कितना कैश ले आता 2275, तो इधर क्या आ जाता बाय कैश में 2275, और 227 गलत है क्या, 1688 है क्या, 1688 कर लो, ये आएगा 2275, तो इधर कितना आ जाता 2A 2275, 2A क्या आ जाता 2275। अब कैश टैली करो हो रही है जो हमने लिखी हुई है, हो रही है टैली, क्योंकि देखो ये 2700 है, इसमें एक्स्ट्रा क्या जुड़ा है, यही तो जुड़ा, तो कितना हो गया 4975, और इधर भी ये 48 है और 175 49। तो नॉर्मल क्वेश्चन होता तो मैं क्या करता, अगर नहीं लिखा होता कि अमल भी इंसॉल्वेंट है, तो मैं पहले तो रियलाइजेशन में और मेरे और इसके क्या चेंज आता, मैं क्रेडिटर्स को कहाँ भेजता हूँ यानी रियलाइजेशन में, फिर उसको क्या कर देता हूँ पे, तो ये बैलेंस चेंज नहीं होता, क्योंकि इसने नहीं लिखा हुआ, क्यों नहीं लिखा हुआ वो मैं समझाता हूँ, ना इधर 48 लिखा ना इधर ही 48 लिखा, ठीक। ये लॉस आता, ये लॉस मैं कहाँ डाल देता, इनमें डाल देता, इनमें डालने के बाद क्या करता मैं, बिमल इंसॉल्वेंट होता तो बिमल का लॉस किस में जाता, रिमेनिंग पार्टनर्स में कैपिटल के रेशो में, और रिमेनिंग पार्टनर्स में कैपिटल के रेशो में जाता, तो रिमेनिंग पार्टनर तो एक ही है, ये आ गया। अब ये लिखने के बाद क्या लिखता मैं, इसके अमल की बची हुई कैश लाता, अमल बची हुई कैश लाता, तो यहाँ कैश आ जाता, और ये क्या हो जाता टैली। लेकिन इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम क्या है, अमल के पास तो कुछ भी नहीं है, अमल के पास भी कुछ नहीं है, और बिमल के पास भी कितने हैं 200, जबकि हम मांगते हैं इनसे क्या है, दोनों से ही ज़्यादा। तो बिमल भी इंसॉल्वेंट है और क्या है, अमल भी इंसॉल्वेंट। देखो कैसे है इंसॉल्वेंट, बिमल और अमल, अमल कह रहा है मेरे पास कुछ भी देने के लिए नहीं है, और बिमल क्या कह रहा है 200 है, जबकि इनके रियलाइजेशन के लॉस ही कितने कितने आ गए ये वाले, और इससे तो पहले से ही लेने थे। तो बताओ इससे कितना बैलेंस आ रहा था 550 प्लस ये, और ये सॉरी इसके अगेंस्ट वो सिर्फ कितना दे पाया 200, तो ये इतना नहीं दे पाया। और अमल का क्या है 1337 का लॉस था, और ये इतना कट के बाकी भी क्या है, अमल को लाना चाहिए था, तो अमल भी नहीं दे पाया। तो जब ये दे ही नहीं पाएंगे, तो अब अगर तुम ये क्रेडिटर का ये वाला अकाउंट देखो ना, है लास्ट में ये 2275 आ ही नहीं पाएगा, और मैंने जैसे अपनी अप्रोच से बनाया हुआ है उसके हिसाब से मैं क्रेडिटर को पहले ही क्या पे कर रखा है 4800, तो मैंने पहले ही क्रेडिटर को पे कर दिया। बाकी क्वेश्चंस में क्या होता था, जितना भी होता था वो यहाँ के भर जाता था, और ये क्या हो जाता था बराबर। लेकिन इस बार ये भर ही नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि अमल ला ही नहीं पाया। तो ये कैश ही मेरा गलत है या नहीं, क्यों गलत है, क्योंकि मेरे पास रुपए कितने थे 200 प्लस 2300 प्लस 200 कितने थे 2700, और मैं ऑलरेडी क्रेडिटर को कितने पे कर गया 4800। बाकी क्वेश्चन में आपको पता क्यों नहीं लगता, आपका ये पहले ही पे किया होता है, बाकियों में भी आप पहले ही पे कर देते हो, लेकिन लास्ट में किसी पार्टनर का इधर आ जाता है, जिससे कैश तुम्हारा क्या हो जाता है टैली। जैसे अमल ले आता, इंसॉल्वेंट नहीं होता, तो पहले इधर लॉस आता, फिर वो जो कैश लाता है अपने आप क्या हो जाता है टैली। लेकिन इस बार तो ला ही नहीं सकता, अमल ला ही नहीं सकता, तो इधर क्रेडिटर को आपने दे कैसे दिया, नेगेटिव कैश बना रखी थी। बाकी क्वेश्चन में भी तुम्हारी क्या बनती है, कैश एक बार के लिए क्या बन जाती है नेगेटिव, लेकिन लास्ट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से बचा हुआ कैश आ जाता है, तो आपका क्या हो जाता है
सही हो जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हो ही नहीं सकता सही। तो आपको कहाँ पता लगेगा? आप एक बार बुक से करो क्वेश्चन, बुक से निकालो क्वेश्चन, हम वापस से करते हैं इलिस्ट्रेशन 3 को, बुक से निकालो और हम क्या करते हैं वापस से। आपको किस मोमेंट पर पता लगेगा कि गड़बड़ हो गई है? तो बुक से निकालो, क्योंकि मेरे को दूसरी शीट पे जाना पड़ेगा। मेरे को कहाँ जाकर पता लगेगा कि ये गलत हो गया? फटाफट से बताओ, रियलाइजेशन में क्या क्या लिखता मैं? फटाफट से बताओ। रियलाइजेशन अकाउंट सारी एसेट्स बताना क्या क्या है। प्लांट, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, सारों का टोटल बताना। 4800। क्रेडिटर्स मैं तो लिखता ना, मेरे को पहले से थोड़ी पता होता सारे ये ऐसे। 4800। कैश में क्या लिखता मैं? 200। और उधर से कैपिटल अकाउंट में क्या लिखता? ए बी 550, ए बी 750, ए में 750। अब सारी एसेट से टोटल मिलाकर कितने रुपए मिले? बाय कैश 2300, और इधर क्या लिख देता? टू रियलाइजेशन 2300। मुझे नहीं पता होता, नहीं दिया होता तो मैं क्रेडिटर्स के भी क्या मान लेता हूँ फुल पेमेंट बाय टू कैश, और इधर क्या आ जाता? बाय रियलाइजेशन 4800। अब ये नेगेटिव हो गई है, देखो कैश क्या हो गई है? नेगेटिव। कैश क्या हो गई है? नेगेटिव चल रही है या नहीं? कोई बात नहीं, अब आगे बताओ। एक्सपेंस कितने पे किए? 175, तो वो भी यहाँ था, और ये कैश और नेगेटिव होती जा रही है 175। अब यहाँ रियलाइजेशन का लॉस बताओ कितना निकालता मैं? 1338 और 1337, यही आया हुआ है ना? यही तो, यही वाली अमाउंट थी ना? तो टू रियलाइजेशन यहाँ क्या लिखता? 1338 13, चलो 78 कर लो, बुक के जैसे कर लो बस, 78, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है? बिमल कितने रुपए ले आता है? 200। तो बाय कैश कितना होता है? 200, और इधर क्या आ जाता है? टू बी 200। अभी भी कैश कुछ बढ़ गई, लेकिन उतनी नहीं बढ़ी जितनी रिक्वायर्ड है। अब बाकी क्वेश्चन में क्या होता है? एक ही इंसॉल्वेंट होता है। मान लो बी इंसॉल्वेंट है, तो बी का लॉस कहाँ जाता है? ए में। बी का सारा बैलेंस कहाँ जाता है? ए में। और ए बची हुई क्या ले आता है? कैश। ए के बैलेंसिंग फिगर से कैश ले आता है, और फिर जब इधर ए लिखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है? बराबर। तो पता नहीं लगता हमें, बीच में उस समय भी क्या होती है? नेगेटिव होती है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? ए बी नहीं ला पा रहा। तो ए बी नहीं ले पा रहा, तो हमने कैश क्रेडिटर को दे कैसे दी? इस जगह पर आकर मुझे क्या पता लगेगा कि अल्लाह मेरा तो क्या होगा? गलत। तो अब आपको सही करना है तो कैसे करना है? अब आपको रियलाइजेशन के थ्रू क्रेडिटर्स को रूट नहीं करना है। जब सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तो रियलाइजेशन के थ्रू क्रेडिटर्स को रूट नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि आप क्रेडिटर्स को कम दे पाओगे, तो जितने भी क्रेडिटर्स है उनका अलग अकाउंट बनेगा। इसमें तो खाली एक ही है, मान लो दो होते हैं क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, तो उनका भी क्या बनता है? अलग अलग। तो जब सारे इंसॉल्वेंट हो जाए तो इस मोमेंट पर आकर तो आपको पता लगेगा कि अल्लाह मैंने गलत किया। तो रियलाइजेशन के थ्रू रूट नहीं करना है, तो आप एग्जाम में सिंपली क्या कर दोगे? ये काट दोगे और ये काट दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो इतना ही रहेगा। और क्रेडिटर्स का क्या बनाओगे? सेपरेट अकाउंट। क्रेडिटर्स में कितना आएगा? बाय बैलेंस बी डी। तो इंसॉल्वेंट, जब सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो तो स्टेप नंबर 1 क्या चेंज आएगा तुम्हारा? क्रेडिटर्स या लाइबिलिटीज विल नॉट बी रिटर्ड इन रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है? ये कट गया, ये कट गया, तो आपकी कौन सी एंट्री भी कट गई? ये वाली एंट्री, ठीक है? आपने रियलाइजेशन टू कैश वाली एंट्री तो काट ही दी, रियलाइजेशन टू कैश वाली एंट्री काट दी, तो ये कट गई। और ये इसको यहाँ ना ट्रांसफर करके कहाँ रख रखा है हमने? अब तुम बची हुई कैश किसको दे दो? क्रेडिटर्स को। बची हुई कैश, क्योंकि अब सारी तो दे नहीं सकते, लेकिन जो भी कैश है वो किसको दे दो? क्रेडिटर्स को। कितने का? बची हुई कैश ही दे पाओगे ना? हम तो पहले 48 दे चुके हैं, जबकि वो गलत था, तो उसको काटा 2525। तो क्रेडिटर्स को कितने रुपए दे दो? 2525। अब क्रेडिटर्स को जो नहीं दे पाए उसको हम क्या बोलेंगे? डेफिशिएंसी। ये हमारा एक तरह से क्या है? फायदा। फायदा क्यों है? क्योंकि हमने अपने क्रेडिटर्स को कम दिए। तो कितने कम दिए? 2275। तो डेफिशिएंसी अकाउंट में क्या आ जाएगा? बाय क्रेडिटर्स 2275।
तो स्टेप नंबर 1, क्रेडिटर का क्या बनेगा, सेपरेट अकाउंट। वो आपको कहाँ जाकर पता लगेगा, बहुत लेट। तो उस समय आप ये भी उड़ा देना, यहाँ भी उड़ा देना, फिर यहाँ से ये वाली कैश उड़ा देना। तो 3 चेंज कर देना, ये भी काट देना, फिर यहाँ दोनों तरफ से उड़ा देना, और यहाँ से जो कैश करी हुई है वो काट देना और यहाँ पर लेना। और बची हुई कैश किसको दे देना, बची हुई कैश किसको दे देना, क्रेडिटर्स को। तो क्रेडिटर्स में क्या आ जाएगा, टू कैश। अब क्रेडिटर्स का बैलेंस कहाँ भेज देना, डेफिशिएंसी में। ये एक तरह से मेरा फ़ायदा होगा कि हमने क्रेडिटर्स को क्या दिया, कम दिए। और ये डेफिशिएंसी और ए की और बी की कैपिटल अपने आप क्या होगी, मैच। ए और बी में जो हम कैश पहले क्या डालते थे, कैश डालते थे ना, अब क्या डाल दो, डेफिशिएंसी। सॉरी, इधर आएगा बाय डेफिशिएंसी, कितना का 587 और 1688। तो इधर क्या आ जाएगा, 587 1688, ये बराबर हो जाए। तो ये आप इसके ऊपर ही लिख दो, इफ़ ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट। इस क्वेश्चन के ऊपर ही लिख लो क्या क्या अप्रोच रहेगी। अगर सारे इंसॉल्वेंट हो जाए तो क्या होगा, लाइबिलिटीज विल नॉट बी, बोलो, ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। इंस्टेड सेपरेट अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड। क्या करना होगा आपको, अलग अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। सेकंड बताओ, सेकंड स्टेप क्या होगा, बैलेंस ऑफ कैश will be given to liabilities in ratio of claim। सुनो क्या मतलब है इन रेशो ऑफ क्लेम का। यहाँ तो सिर्फ एक बार सुन लो प्लीज़, एक बार लिखना छोड़ दो और सुनो। यहाँ तो सिर्फ क्या था, एक ही क्रेडिटर था ना। मान लो क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल होते तो क्या होता, बिल्स पेबल में भी क्या आ रहा होता, बाय बैलेंस बीडी। मान लो ये 2300 होता और ये क्या होता 2500। तब मैं कैश कैसे देता, सारी इसको देता नहीं, 23:25 के रेशो में, कुछ यहाँ कुछ यहाँ, टू कैश। तो फिर दोनों से क्या आता, डेफिशिएंसी, और वो कहाँ चला जाता, डेफिशिएंसी अकाउंट में। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, बैलेंस ऑफ लाइबिलिटीज विल बी ट्रांसफर टू डेफिशिएंसी। क्रेडिटर का बैलेंस कहाँ भेजा हमने, डेफिशिएंसी में। और लास्ट में डेफिशिएंसी और कैपिटल क्या होंगे तुम्हारे, टैली। डेफिशिएंसी और कैपिटल क्या हो रहे होंगे, मैच। ठीक है, इतना ही करेंगे।